अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। सजेशंस के मुताबिक कोशिश कर रहा हूँ, टॉपिक भी चूज़ कर रहा हूँ और जो आपके सवालत का जवाब अगर कमेंट्स में नहीं दे पाया तो कोशिश करता हूँ वीलॉग में दे दूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ, या आप सुनना चाहते हैं मज़ीद, आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन जिन्होंने क्लिक नहीं किया उससे नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक आ जाता है, फ़ौरन इतला मिल जाती है, घंटी बजाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है और आप तक बात आ जाती है। उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, वो सांप हमने पाला है आस्तीनों में। कहीं से जहर का तरियाक ढूंढना होगा जो फैलता ही चला जा रहा है सीनों में। किसी को फ़िक्र नहीं कौम के मसाइल की, रिया की जंग है बस हाशिया नशीनों में। रिया की जंग है बस हाशिया नशीनों में। कसूरवार समझता नहीं खुद को, छिड़ी हुई है लड़ाई मुनाफिकीनों में। ये लोग इसी को जमहूरियत समझते हैं, इक़्तिदार रहे उनके जानशीनों में। यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, खड़े रहोगे कहाँ तक तमाशबीनों में। गालिबन हबीब जालिब। नैब की मुजवज़ा तरामीम जो अपोजिशन ने पेश की उस पर तफसीली बहस हो चुकी, लेकिन कन्फ्यूजन एक बड़ी क्रिएट की जा रही है। वो कन्फ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इसलिए कि वो शाहिद खकान अब्बासी साहब चैनल पे आए और कहने लगे जी टैक्स का कानून कहता है 5 साल का रिकॉर्ड रखना है, 5 साल का रिकॉर्ड रखें। आप कौन होते हैं उससे ज़्यादा का रिकॉर्ड मांगने वाले? तो ज़रा उनकी आसानी के लिए है, फौजदारी जुर्म में लिमिटेशन नहीं होती है। ये कोई टैक्स चोरी का केस नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट शायद खकान अब्बासी साहब साबका वज़ीर आज़म हैं आप, और आपकी तरफ से ये एक बात कहना समझ से बालातर है। इतना बड़ा ओहदा एंजॉय करने के बाद आप ये बात करें। मैंने कुछ तरमीम सारी देखी हैं जो मैंने आपको कहा था, और मैं आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी होशरुबा हैं। मैंने बातें तो बहुत कर दी थी लेकिन होशरुबा बातें बहुत हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ, वो क्या है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 कोई नई इख्तरा नहीं थी। ये एहतसाब कमीशन एक्ट जो सैफुर रहमान उर्फ एहतसाब कमीशन बेसिकली सैफुर रहमान के दौर का बनाया हुआ था, जो 99 में एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में बनाया गया। इस ऑर्डिनेंस का इतलाक़ 1 जनवरी 1985 में किया गया सेक्शन 1 के अंदर। ये इसलिए चीज़ों में क्लैरिटी ज़रूरी है ताकि क्लियर हो जाए, और उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। डाउनलोड करें नैब से और कमेंसमेंट का सेक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आम आदमी की समझ के लिए ज़रूरी है। मैं पढ़ना भी चाहूँगा आप लोगों की इजाज़त के साथ। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। This ordinance shall come into force and at once and shall be deemed to have come into force from the first day of January 1985। और ये प्रोविजन जान के मैं इसलिए पढ़ना चाहूँगा, ये नए तरामीम में ये चाह रहे हैं ख़त्म ही कर दें। The provision of this ordinance shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force। ये सेक्शन 3 है, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, एंटी करप्शन लोकल लॉ हो, या कोई और लॉ हो, टैक्स लॉ भी हो, तो इसको फ़ौक़ियत दी गई है। ये अगले में निकाल दिया गया है जो प्रपोज़ किए हैं। इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड शैल अप्लाई टू ऑल पर्सन्स इन पाकिस्तान, all citizens of Pakistan and persons who are or have been in the service of Pakistan wherever they may be, including areas which are part of federally and provincially administrative tribal area। इसका इतलाक़ फाटा और पाटा ये सारे एरिया में पूरे पाकिस्तान में इसका इतलाक़ किया गया।
और जो तरामीम मुजवज़ा तरामीम जो की गई हैं वो बड़ी कमाल की बात है। वो उसमें से ये बिल्कुल चीज़ें निकाल के फेंक दी गई हैं। यानी मैं टूथलेस का लफ्ज़ या कहता हूँ दांत निकाल दें और आप उसकी बेस ही ख़त्म कर दें। यानी ये एक बड़ी तकलीफ़ दह बात है। और आगे नैब के हवाले से मैंने पढ़ा था आपका चेयरमैन नैब कैसे तैनात होना है, वो पर्सन की डेफिनेशन चले हम उस पर नहीं जाते, हम वो बात नहीं करते हम। और सेक्शन 8 द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान in consultation with the chairman NAB may appoint any person who is qualified to be appointed as judge of the सुप्रीम कोर्ट। ये प्रोसिक्यूटर जनरल के हवाले से बात कर रहा हूँ। सदर पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब की कंसल्टेशन के साथ तैनात करना है और तरीक़ाकार मैंने आपके सामने रख दिया है। द प्रोसिक्यूटर जनरल शैल होल्ड इंडिपेंडेंट ऑफिस on whole time basis and shall not hold any office concurrently. The prosecutor general shall hold office for a non-extendable period of 3 years, 3 साल के लिए. The prosecutor general shall not be removed or accepted on the grounds of removal of a judge of the Supreme Court of Pakistan. The prosecutor general accountability may by writing under address to the president of Pakistan resign his office. ये आपके सामने ज़रा इसलिए पढ़ा है क्लैरिटी आ जाए आप लोगों में। और जो प्रॉब्लम्स जो आए हैं ना यहाँ पर, जो कोशिश की गई है और जो बातें की गई हैं, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्या बंदे को एडवांटेज देने के लिए, सिर्फ एक आदमी को, और उसके लिए क्या क्या बिसात बिछाई गई। अच्छा, उससे पहले मैं एक और बात बता दूँ कि ना इस कानून का इतलाक़ करने के लिए क्या कुछ किया गया। यानी इस कानून को अगर अमल दरामद करना है तो अमल दरामद के लिए बड़ी मज़ेदार सेक्शंस हैं। वो सिर्फ एक दो दफ़ा पढ़ दूँ आपको आसानी आएगी। सेक्शन 18 के अंदर यानी यहाँ कहा गया 99, ये तो रिटर्डेंट है, फजूलियात में बात आ जाएगी ये कि इतलाक़। लेकिन सेक्शन 18 में जो ख़तरनाक काम डाला है, प्रोवाइडेड हाउएवर द नैब शैल नॉट कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और फाइल एनी रेफरेंस फॉर एन एलिज्ड ऑफेंसेस आफ्टर द पासिंग ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस। 5 सालों का डाल दिया, लिमिट कर दिया 5 सालों का। अब इसमें क्या होगा, जो केसेस आसफ अली जरदारी साहब के हैं, हमज़ा के, शहबाज के, इन सब के केसेस अगर आप सामने रख कर देखें तो ये 5 सालों तक मुहीत कर दिया गया है इनको। और जो केसेस पेंडिंग होंगे, डिसाइड करने होंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इससे आप ज़रा यूँ सोच सकते हैं। और सेक्शन 38 मैंने आपके सामने दोबारा पढ़ देता हूँ कि असल दूसरा काम क्या किया। ऑल ऑर्डर्स जजमेंट, ये फरमाइश पर बात कर रहा हूँ, एंड सेंटेंस पास अंडर द नैब which have become final in respect of which no proceeding or appeals are pending in any court including the High Court or the Supreme Court, and the promulgation of this act shall notwithstanding the provision of acts be deemed to have been validly made and passed. जो फाइनल हो जाए जितने रेफरेंस है, इंक्वायरी हैं, ट्रायल के फैसले हो गए हैं, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर इस कानून का इतलाक़ कर दिया आपने। तो इसमें ये नवाज शरीफ साहब को 2 सज़ाएँ हुई हैं, वो भी ख़त्म करने की कोशिश है, नज़र आ रहा है। एवरीथिंग इज़ क्लियर, यानी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपके बुनियादी तौर पर मकसद आपके सामने पढ़ने का ये था, और ताकि क्लैरिटी आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है जी। और मैं एक छोटी सी मिसाल एक और केस के हवाले से, जैसे काजी फायज़ ईसा साहब की बेगम साहबा के केस के हवाले से मैं बात करता होता हूँ। मनी ट्रेल पूछती हैं, सोर्स ऑफ इनकम। शायद खाकान अब्बासी जैसे लोगों के लिए जायज़ और नाजायज़ आमदन का कॉन्सेप्ट तो बता दें ज़रा पहले। ज़रा मैं आज डकैती मारूं और बड़ा आसान हाल दे रहे हैं ना, लाइसेंस तो किल दे रहे हैं ना आप कह रहे हैं जो मर्ज़ी करो। यानी मैं डकैती मारूं, बैंक लूटूं और जाकर मैं क्या करूं, टैक्स में डिक्लेयर कर दूं। आप यही तो कह रहे हैं।
कि पैसा करप्शन का यहाँ से लूटा, बाहर से हुंडी लग के आ गया, और आप कहेंगे जनाब वो करप्शन का पैसा नहीं है, वो टैक्स लग गया। अच्छा टैक्स लग गया तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, वो आपने अपनी आमदन पे टैक्स दिया है। अगर आमदन ही गलत है, नाजायज़ है, यानी स्मगलिंग कर लूँ मैं, स्मगलिंग करके मैं कहूँ भाई पैसा मैंने डिक्लेयर कर दिया है, तो जो डकैती है, डकैती तो अपना एक अलहदा काबिल जुर्म दस्तंदाजी पुलिस है। तो ज़रा ये समझिएगा, ये टैक्स का इशू नहीं है, आम आदमी के लिए भी समझना बड़ा ज़रूरी है। टैक्स तो जायज़ आमदन पे है। मैं वकालत करता हूँ या मैं ज़रिया आमदन अर्न करता हूँ, ज़रिया आमदन पे वफाकी सतह पर इनकम टैक्स नहीं है, सूबाई सतह पर टैक्स लगना है। और मैं जब वकालत से आमदन करता हूँ तो मैं वकालत से जो आमदन पे फ़ीस की शक्ल में ले रहा हूँ वो मेरी जायज़ आमदन है, उस पर टैक्स देना है। जो मैं रिश्वत लेता हूँ मिसाल के तौर पर, तो वो रिश्वत अच्छा मैं डिक्लेयर भी कर दूँ, टैक्स तो दे दिया आपने, डिक्लेयर भी कर दी, लेकिन जो आपने एडमिशन कर लिया कि ये रिश्वत का पैसा है, डकैती का पैसा है, चोरी का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, लूट मार का पैसा है, फ्रॉड का पैसा है, करप्शन या किकबैक्स में पैसा लिया हुआ है, तो उस पर तो जुर्म अलहदा है। तो नैब और टैक्स के कवानीन को मैंने इसीलिए आपके सामने फौकियत का, ओवरराइडिंग का प्रिंसिपल आपके सामने पढ़ा कि उसका टैक्स के कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। टैक्स आपने आमदन देना, उसमें रखे हैं 5 साल का रिकॉर्ड। आप इसमें किसने कहा कि आपने 5 साल का, इसमें आपने 1985 तक के बाद का सारा रिकॉर्ड संभाल के रखना है। यानी अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं ना, ये बात उसकी हो रही है, आम आदमी की नहीं हो रही। आम आदमी अगर स्मगलिंग करता है तो टैक्स में टैक्स दे भी दिया तो स्मगलिंग में तो नहीं बचेगा, उसके लिए अलहदा उसका ट्रायल होना है। तो डकैती मारी है तो उसका अलहदा ट्रायल होना है। उसने जितने काम जो फौजदारी कवानीन के तहत किए हैं उसका उसके मुताबिक ट्रायल होना है। और ये बेसिक प्रिंसिपल है। अच्छे वकीलों से रब्ता कर लेना चाहिए, नहीं तो कानून पढ़ लेना चाहिए। इतने बड़े ओहदे पे जाके आदमी अगर समझ ना आए कि बेसिक कानून क्या हैं। आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, अच्छा आप तो ज़राए आमदन तो आपके सिर्फ आएंगे, वो तो तनख्वाह आएगी, सैलरी वहाँ से आपकी, या कोई शेयर होल्डिंग आ गई आपकी। आप क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट दिया, एक बंदे ने ऑफशोर कंपनी बाहर बनाई, पैसा यहाँ से बाहर रूट करके चला गया, वो पैसा वहाँ उधर गया, उधर से आपने टीटी लगाई और पैसा पाकिस्तान में आ गया। आप कहेंगे ये मेरा पैसा, वो भी किस बात का पैसा है, क्यों भेजा? इसीलिए तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वालों पे, फेटअप के कानून के ऊपर, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल प्रोविजंस एक्ट पे ऊपर, कि वो पैसे का सोर्स आप तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत सामने रख के ना, आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात आती है, लेकिन आम आदमी नहीं बच सकेगा इसमें। मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट, यार मनी लॉन्ड्रिंग अलग कानून है। आप चाहे फ़र्ज़ करें नैब नहीं इंक्वायरी करनी, ये प्राइवेट लोगों के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। प्राइवेट लोगों के हवाले से मैं नहीं समझता कि नैब को मनी लॉन्ड्रिंग के यानी इसका शेड्यूल में दिया हुआ था। सिर्फ शेड्यूल में अगर निकाल दिया जाए, या शेड्यूल में या ना आप प्रोविज़ो डाल दें उसके अंदर, या डाल दें कि ये प्राइवेट आदमियों पे इतलाक़ नहीं होगा, ये होगा पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर। आपको जो पैसे की सोर्स है, यानी आपको बाहर से लूट मार का पैसा नहीं, चले आपको मुल्क में दहशतगर्दी देने का पैसा आया है और आपने वो पैसा यहाँ डिक्लेयर कर दिया है और वो पैसा आपने जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया, आप समझते हैं टैक्स में पैसा दे दिया है, तो आप पर कोई किसी कानून का इतला, आपकी पकड़ है उसका। उसके लिए उस कानून में जो सुकम है फाइनेंशियल टेररिज्म, मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ, तो उससे वो चीज़ बड़े आसानी से कवर हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं रह जाएगा। यानी आपने ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं करना है जो गैर कानूनी हो। मैं अपने भाई का कत्ल करूं और उसकी जायदाद अपने पास हड़प कर लूं, पैसा ले लूं और डिक्लेयर कर दूं, कारोबार मेरा कोई है नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम दे दिया आपने, तो सोर्स ऑफ इनकम तो मनी ट्रेल तो पूछा जाएगा ना आपसे। और आप कल साबित हो जाता है कि आपने ये पैसा ऐसे लिया है, या आपकी रिकॉर्ड में कोई आपके खिलाफ इस्तगासा आ जाता है, या पर्चा कोई दरख्वास्त आ जाती है और ये चीज़ सामने आती है, आप कहेंगे जनाब मैंने टैक्स दे दिया, बात खत्म, मेरे पे ना तो कोई और जुर्म के। भाई वो जुर्म जो आपने किया है, वो जो लूट मार करके आप पैसा लाए हैं, उसको वो अलहदा जुर्म है, उस पर आपको अलहदा सज़ा होनी है। तो नैब के कानून के तहत वहाँ अलहदा सज़ा होनी है। और मिसाल के तौर पर
मैं क्या करता हूँ, मेरा टैक्स कानून में आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर मैं एक आम आदमी हूँ, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मैंने घर ख़रीदा है, आमदन मेरी है 100 रुपया, घर है 1000 रुपये का, तो 900 रुपया कहाँ से लिया है? इसको कहते हैं टैक्स एवेजन, टैक्स चोरी करना। तो वो आपकी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी और आप पर टैक्स पड़ेगा, पेनल्टीज़ पड़ेगी, जुर्माने पड़ेगा। इंडिया जैसे या बाहर के कई ममालिक में बाकायदा इस पर भी सज़ाएँ होती हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब मेरी ज़रिया आमदन है, अब ज़रिया आमदन में मैंने टैक्स नहीं दिया और मैंने डिक्लेयर कर दिया टोटल इनकम में मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब वो डिक्लेयर अगर मैंने कर भी दिया है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए आमदन मैंने डिक्लेयर की, जैसे 7 लाख रुपए मेरी वकालत से इनकम है या मैं कारोबार से आमदन है, 3 लाख रुपए मैं कहता हूँ कि मेरी आमदन है ये एग्रीकल्चर टैक्स से, इनकम से। तो वो 3 के ऊपर टैक्स नहीं दिया तो वो भी आपकी आमदन कहलाएगी, ट्रीट कर ली जाएगी और आपको 10 लाख पर टैक्स देना होगा। 7 लाख डिक्लेयर किया, 3 लाख पर नहीं, अनएक्सप्लेन्ड। अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं, क्योंकि आप होगा ना, आपने अगर ये पैसा मैंने क्या किया, मैंने अगर प्राइवेट आदमी हूँ, मैंने ये ठेका लिया गवर्नमेंट से, तो वो जो पैसा था वो रिश्वत का पैसा था। वो जो पैसा था मेरा नाजायज़ पैसा था ना। अगर जायज़ पैसा होता तो मैं डिक्लेयर करता, वो नाजायज़ पैसा था, वो नाजायज़ पैसा मैंने डिक्लेयर किया और वो नाजायज़ ही कहलाएगा ना। वो आपकी लेजिटिमेट इनकम तो नहीं होगी, आपकी तो कानूनी ज़राए से आमदन नहीं होगी। तो ये आमदन जो आप करेंगे, ये जो आप कमाएंगे ना, ये आमदन आपकी गैर कानूनी होगी और इसमें फिर आप काबू आ सकते हैं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में। आपने धोखा दिया है ना, इसको हम कहते हैं। वैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है, अमानत में ख़यानत करना भी। आपको अमानतन एक रकम दी गई थी, अब अमानत में ख़यानत करें आप। मैं मिसाल के तौर पर यूँ ले लें आप, मैंने किसी क्लाइंट का पैसे यानी मैंने उसके कर्ज़ लिया, कर्ज़ लेके मैंने उसे चेक दे दिया। अब तो रकम ही देनी है ना, लेकिन जब मैंने चेक दे दिया तो ये जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी बन गया। इसको 489F कहते हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बाकायदा पर्चा होता है इसके ऊपर और आपको जेल जाना पड़ता है और सज़ा है, 3 साल की सज़ा है गालिबन। आप सज़ा थोड़ी सी बढ़ाने का और टैक्स के अगर फ़र्ज़ करें मैंने 100 रुपया भी दिया और चेक दे दिया, मैंने चेक बाउंस हो गया, तो मुझे वो देखे ना, वो अब बजाय ना मैंने वो बदनीति से चेक जारी किया इसलिए कि मैं ऑब्लिगेशन पूरी ना कर सकूं, तो ये भी जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है। ये आम आदमी की समझ के लिए ज़रूरी है। यानी मजाक उड़ा रहे हैं आप, एक कितने बड़े ओहदे पे रहने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या मसाइल पैदा होंगे, आपने कभी ये सोचा नहीं है। आप पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं, आप उन्हें कानून तोड़। आप देखें ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की बात है। मैं तो इसको सेडिशन की हद तक भी लेके जाऊँगा। देखिए ना, गलत बात है ना। आप गुमराही की तरफ, आप कानून तोड़ने की तरफ एक आदमी को लेकर जा रहे हैं जिसका उसको इख्तियार नहीं है। और जो भी आप ये काम करेंगे, ये काम जो जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है। जैसे मैंने क्लैरिटी के साथ कोशिश की है। तो यहाँ जो गवर्नमेंट की अपोजिशन की तरफ से जो तरामीम आई हैं, वो लूट मार को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लूट मार का पैसा, डकैती मारें, स्मगलिंग करें, चोरी करें, करप्शन करें, वो सारा डिक्लेयर कर दें और कहें कि जनाब ये सारा पैसा सब काम मैंने ठीक कर दिया। तो आप ये UN कन्वेंशन ऑन करप्शन पढ़ लें 2005, क्लैरिटी आ जाए। पूरी दुनिया के करप्शन के कवानीन पढ़ लें, आपको आसानी होगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।